एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम 6 सेमेस्टर का। उसका सेक्शन बी का एक क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, व्हाट आर द चैलेंजेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर द प्रेजेंट सिचुएशन। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में समझना है और आजकल के करंट टाइम में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सामने कौन कौन सी चैलेंजेस आती हैं उनको डिस्कस करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करके प्रेजेंट किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू दी जाती है, जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशन और कैश फ्लो को समराइज करती है। यहाँ पर इसके की कंपोनेंट्स और कंसेप्ट का ओवरव्यू दिया गया है। अब देखते हैं पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या पर्पस होता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मेन एम होता है कि स्टेक होल्डर्स को रेलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन देना। स्टेक होल्डर्स में इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, मैनेजमेंट और रेगुलेटर्स शामिल होते हैं। ये इंफॉर्मेशन उन्हें इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में मदद करती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करना, क्रेडिट देना, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज बनाना। इंफॉर्मेशन का पर्पस ये भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ, परफॉर्मेंस और कैश फ्लो को इवेलुएट किया जा सके। ठीक है, अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेन कंपोनेंट्स ये होते हैं कि जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट ये कंपनी की रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए शो करता है। बैलेंस शीट में क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक डेट पर कंपनी की एसेट, लाइबिलिटीज और इक्विटी का स्नैपशॉट देता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आने वाले और जाने वाले कैश फ्लोज, इनफ्लो और आउटफ्लोज को ट्रैक करता है। इससे कैश मैनेजमेंट और लिक्विडिटी का आइडिया मिलता है। अब देखते हैं डिफरेंट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। अलग अलग स्टेक होल्डर फाइनेंशियल रिपोर्ट को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसके यूजर्स होते हैं जैसे कि इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट और रेगुलेटर्स। इन्वेस्टर्स वो पर्सन होते हैं जो कि कंपनी के पोटेंशियल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इवेल्युएट करते हैं। सेकंड है क्रेडिटर्स, कंपनी की एबिलिटी असेस करते हैं कि वो अपने डेट्स रीपे कर सकती है या फिर नहीं, और क्रेडिट रिस्क मैनेज कर सकते हैं या फिर नहीं। थर्ड है मैनेजमेंट, रिपोर्ट का यूज स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने, परफॉर्मेंस मॉनिटर करने और रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए करता है। लास्ट है रेगुलेटर्स, रेगुलेटर इंश्योर करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एक्सटर्नल यूजर्स जैसे कि इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स को यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिससे वो डिसीजन मेकिंग कर सके। इसका एम होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशन और कैश फ्लो के बारे में इंसाइट देना, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक और ऑब्जेक्टिव है जैसे कि रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना, साथ ही कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज और फाइनेंशियल रिस्क को डिस्क्लोज करना। अब एक एक करके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। There are mainly 9 objectives which we will discuss one by one. The first is financial performance information.
Second, facilitating better decision. Third, assessing the organization. Fourth, transparency and accountability. Fifth, legal requirements, basis for future activities, management performance evaluation, historical record, and last is benchmarking and comparison. अब हम इन्हें एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इन शॉर्ट। जैसे कि पहला था कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न कर रहा है। सेकंड है फैसिलिटेटिंग बेटर डिसीजन, यूजर्स को सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। थर्ड है असेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जो कंडीशन है चेक करना ताकि मदद मिल सके। ठीक है। फोर्थ है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सब कुछ क्लियर और ऑनेस्ट तरीके से दिखाया जाता है इसमें। फिफ्थ है लीगल रिक्वायरमेंट, लॉ के अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाना जरूरी होता है। नेक्स्ट है बेसिस फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज, फ्यूचर प्लानिंग के लिए बेस मिलता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इवेलुएशन, मैनेजमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है ये जज किया जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, पास्ट का प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन होता है इसमें। लास्ट है बेंचमार्किंग एंड कंपैरिजंस, दूसरी कंपनी से कंपैरिजन करने में मदद मिलती है। ये तो हमने इन शॉर्ट पढ़ा है, अब हम इनको विद एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि पहला है टू प्रेजेंट द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें क्या होता है कि ये किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्राइमरी रोल होता है। इसमें बिजनेस के एसेट उसके पास क्या है, ठीक है, और लाइबिलिटीज उस पर कितना लोन या ऑब्लिगेशन है, और इक्विटीज में क्या होता है कि ओनर का हिस्सा कितना है। इनको ट्रू रिप्रेजेंटेशन के साथ शो किया जाता है। ये मेनली बैलेंस शीट में इलस्ट्रेट होता है। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल फाइनेंशियल टर्म में अगर कंपनी के टोटल एसेट ₹5 करोड़ हैं और लाइबिलिटीज ₹3 करोड़ हैं, तो नेट वर्थ क्या होता है, ओनर्स इक्विटी, वो कितनी होगी, ₹2 करोड़ होगी। इससे ओनर्स और बैंक को आइडिया मिलता है कि बिजनेस कितना स्ट्रांग है। एक स्ट्रांग बैलेंस शीट यूजर्स को हेल्प करती है। आप फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स को इजीली चेक कर सकते हो और कंपनी अपने बिल्स इजीली पे कर सकती है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई वेदर इट हैज सफिशिएंट रिसोर्सेज टू स्केल, मतलब चेक करना कि बिजनेस के पास इतने रिसोर्सेज जैसे कि पैसा, एसेट, मैन पावर है या फिर नहीं कि वो अपना बिजनेस और बढ़ा सके। लास्ट है अदरवाइज थिंग्स माइट गो रॉन्ग व्हेन मेकिंग डिसीजन, अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो तो गलत डिसीजन लिया जा सकते हैं और बिजनेस को नुकसान हो सकता है। सेकंड पॉइंट है टू शो प्रॉफिट और लॉस, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। इसका मतलब है कि ये देखना कि कंपनी ने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया है। ये इंफॉर्मेशन इनकम स्टेटमेंट में दी जाती है। इनकम स्टेटमेंट ये दिखाता है कि जैसे कि टोटल इनकम और रिवेन्यू, कंपनी ने टोटल कितनी इनकम अर्न की है। सेकंड है टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बताता है कि कंपनी ने टोटल कितना खर्चा किया है, और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में, इनकम माइनस एक्सपेंसेस करने के बाद जो फाइनेंशियल अमाउंट बचती है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। अब इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर कंपनी ने टोटल ₹10 लाख का प्रॉफिट बनाया है और ₹6 लाख खर्च कर दिया है, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा। जो नेट प्रॉफिट है ₹4 लाख का होगा। इन्वेस्टर और ओनर्स को ये जानना जरूरी होता है कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं। ये एक्चुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट होते हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, एक बहुत यूजफुल और इम्पोर्टेंट गोल है कि सही डिसीजन लेने में हेल्प करना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी मनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसीलिए इसका यूज करते हैं, कौन यूज करते हैं, बिजनेस ओनर, मैनेजर, इन्वेस्टर्स और लेंडर्स, ये सब लोग बेटर प्लानिंग और करेक्ट चॉइस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू हेल्प डिफरेंट यूजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे यूजर्स होते हैं, हर यूजर को अलग टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इसीलिए हर ग्रुप अलग रीजन से फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करता है।
अब एक चार्ट बनाया है जिसमें यूजर्स और व्हाट दे वांट टू नो के बारे में बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स क्या जानना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहले है ओनर्स। ओनर क्या जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट, लॉस और नेट वर्थ के टर्म में बिजनेस परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है मैनेजर्स। मैनेजर्स क्या जानना चाहते हैं कि कॉस्ट मॉनिटर करना, प्लानिंग करना और डिसीजन मेकिंग के लिए डाटा चाहते हैं। थर्ड है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ROI। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल देखना चाहते। नेक्स्ट है बैंक्स और लेंडर्स। ये चेक करते हैं कि बिजनेस लोन रीपे कर सकता है या फिर नहीं, कि वो जो बिजनेस है फाइनेंशियल स्टेबल है या फिर नहीं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्स लाइबिलिटी, कंप्लायंस और लीगल ऑब्लिगेशन चेक करते हैं कि जो बिजनेस है टैक्स टाइमली पे कर रहा है या फिर नहीं, या फिर वो जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं वो फुलफिल कर रहे हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट है सप्लायर्स। ये देखते हैं कि वो सेफली क्रेडिट दे सकते हैं या फिर नहीं जब तक बिजनेस स्टेबल हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू शो कैश फ्लो। चाहे बिजनेस कोई भी हो, कैश उसकी लाइफलाइन होती है। कैश लाइफब्लड माना जाता है एक बिजनेस का। कैश के बिना कोई भी बिजनेस रन नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेनली फॉलोइंग आइटम होती हैं, जैसे कैश कमिंग इनटू द बिजनेस, बिजनेस में कितना कैश आ रहा है। कैश गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस से कितना कैश जा रहा है। एंडिंग कैश, पीरियड के एंड में कितना कैश बचता है। दिस एड्स इन वेरीफाइंग इफ अ बिजनेस कैन पे बिल्स एंड इन्वेस्ट इन न्यू डेवलपमेंट्स। ये चेक करने में हेल्प करता है कि बिजनेस अपने बिल्स पे कर सकता है और नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस प्रॉफिट शो कर रहा है लेकिन उसके पास बिल पे करने के लिए कैश नहीं है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। कैश फ्लो रिपोर्ट ये बताता है कि कंपनी डे टू डे नीड्स मीट कर सकती है या फिर नहीं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक मेजर एडवांटेज है। ये आपको एक्चुअल लिक्विडिटी दिखाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इवेल्युएट बिजनेस परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरिजन करने में हेल्प करती है। दिस ईयर वर्सेस लास्ट ईयर एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन कर सकता है। आप ये भी देख सकते हो कि सेल्स, प्रॉफिट और कॉस्ट बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट ईयर आपने ₹8 लाख प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, और इस साल आपको सिर्फ 5 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ गलत हो रहा है बिजनेस में। प्रॉब्लम को फाइंड करना मैनेजमेंट का काम है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें हेल्प करती है। ओनर फ्यूचर के लिए बेटर प्लानिंग कर सकते हैं और पास्ट मिस्टेक रिपीट करने से बच सकते हैं। ये भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक रिकॉर्ड बुक की तरह समझो। फाइनेंस से रिलेटेड हर चीज एक जगह पर स्टोर होती है। इन्हें बाद में इन कामों के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि अप्लाइंग फॉर अ बैंक लोन। बैंक लोन लेने के टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रूफ के रूप में दिए जाते हैं। सेकंड है सेलिंग अ बिजनेस। अगर बिजनेस बेचना हो तो बायर्स को फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ते हैं। थर्ड है फंडिंग इन्वेस्टर्स गेटिंग। इन्वेस्टर्स से फंड लेने के लिए उन्हें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। लास्ट है लीगल डिस्प्यूट्स। कोर्ट या लीगल मैटर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एविडेंस के रूप में काम आते हैं। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड भी बढ़ जाती है। ये अलग अलग जगह पर प्रूफ और एविडेंस के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू फोस्टर ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंस ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रस्ट को इम्प्रूव करते हैं। लोग कंपनी पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, जब उनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर होते हैं। ये दिखाता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल है, ठीक है, या फिर नहीं। ये स्पेशली इम्पोर्टेंट है पब्लिक कंपनीज के लिए, एंटिटीज जो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही है, और या फिर इंटरनेशनल ट्रेड डीलर्स के लिए। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रूल्स फॉलो करने चाहिए, जैसे कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर IFRS। ऐसा गुड फेथ में और ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए किया जाता है।
ऑब्जेक्टिव है टू शो चेंज इन कैपिटल। बिजनेस का कैपिटल स्टेगनेंट सेम नहीं होता, वो ऊपर नीचे होता रहता है। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में डिटेल में दिखाया जाता है। इसमें इंक्लूड होता है प्रॉफिट एडेड टू कैपिटल, जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड हो सकता है। सेकंड है डिविडेंड रिसीव्ड बाय पीपल हु ओन स्टॉक, शेयर होल्डर्स को दिया गया डिविडेंड। लास्ट है एनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, अगर ओनर्स ने और पैसा इन्वेस्ट किया है वो वहां पर दिखाया जाता है। ये रिपोर्ट इन्वेस्टर्स को बताती है कि उनका पैसा टाइम के साथ कितना काम कर रहा है। ये ओनर्स को भी हेल्प करती है कि दिखाने में कि कितना पैसा री इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितना पैसा पे आउट हुआ है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कॉमन चैलेंजेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कॉमन चैलेंजेस समझाती हूँ। जैसे कि सबसे पहले है कम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को डिटेल स्टैंडर्ड जैसे कि गैप या फिर आईएफआरएस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये रूल्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं और समझना और करेक्टली अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सेकंड है डाटा एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। फाइनेंशियल रिपोर्ट एक्यूरेट डाटा पर डिपेंड करता है। डाटा एंट्री एरर्स, सिस्टम इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स या फिर वीक इंटरनल कंट्रोल गलत रिपोर्टिंग का रीजन बन सकते हैं। थर्ड है टाइमलीनेस एंड डेडलाइंस। ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, एनुअली के अंदर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। डाटा कलेक्ट या फिर रिकंसाइल करने में डिले हो तो प्रेशर बढ़ता है और मिस्टेक्स या फिर रिस्क भी बढ़ जाता है इससे। नेक्स्ट है बैलेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। कंपनी को इतनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, लेकिन साथ ही सेंसिटिव बिजनेस डाटा और कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट भी करना होता है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिविटी इन एस्टीमेट एंड अजम्पशंस। बहुत सारे फाइनेंशियल फिगर जैसे एसिड वैल्यूएशन, बैड डेट प्रोविजन एंड डेप्रिसिएशन मैनेजमेंट एस्टीमेट पर डिपेंड करते हैं। इससे बायस या फिर इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी अक्रॉस रिपोर्टिंग पीरियड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम के साथ कंपैरेबल होना चाहिए। अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज या फिर मेथड चेंज हो जाए तो कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाता है और स्टेक होल्डर्स कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर ओवरलोड। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से डिस्क्लोजर बहुत लेंथी हो जाता है। ज़्यादा इंफॉर्मेशन यूजर्स को ओवरवेल्म कर सकती है और इम्पोर्टेंट इंसाइट आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली हो सकता है। सिस्टम इंटीग्रेशन इश्यूज और साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी चैलेंज क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स और मैनेजमेंट के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। पुअर कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर ट्रस्ट लॉस हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। एक्सटर्नल ऑडिट के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस जरूरी होता है। ऑडिट फाइंडिंग कभी कभी इंटरनल कंट्रोल या रिपोर्टिंग प्रैक्टिस की वीकनेस को एक्सपोज कर देते हैं। तो ये था आज का पूरा टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।